नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 364 वोटों से हराया है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 528 वोट मिले। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 सांसदों ने अपने वोट दिए हैं। उधर चीन ताइवान के बीच तनातनी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। ताइवान की सीमा में चीन का सैन्य अभ्यास मुसीबत बनता जा रहा है। जापान की सीमा में चीनी मिसाइलों के गिरने से हंगामा बढ़ गया है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चीन को धमकाना शुरू कर दिया है। चीन ताइवान तनातनी का क्या है आज का अपडेट, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उधर रूस यूक्रेन युद्ध फिर से, ताइवान की तनातनी, फिर अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई, अब फिलिस्तीन और इजराइल की एयर स्ट्राइक पूरी दुनिया का माहौल बिगाड़ रही है। ग्लोबल दुनिया में हर लड़ाई हर देश को परेशान कर रही है। कोरोना के बाद रूस यूक्रेन युद्ध हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, लेकिन मानता कौन सा देश है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 100 साल पुराना संघर्ष एक बार फिर से इस वक्त सुलझ गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर से हवाई हमला शुरू कर दिया। इजराइल के हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में जो ताजा अपडेट है वो भी आपको देने की कोशिश करूंगा। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जगदीप धनखड़ ने धाकड़ जीत दर्ज की है। 725 सांसदों में से 528 सांसदों ने जगदीप धनखड़ को वोट दिया है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 74% से ज्यादा वोट मिले हैं। पिछली बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू को लगभग 67% वोट मिले थे। इस बार पिछली बार से ज्यादा लगभग 7.5% वोट मिले हैं। जगदीप धनखड़ मौजूदा उपराष्ट्रपति एमके वेंकैया नायडू की जगह लेंगे। वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ की जीत के बाद उनके गांव की जश्न की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जीत के बाद जगदीप धनखड़ को मुबारकबाद मिलना शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनखड़ साहब को मिलकर बधाई दी है। जेपी नड्डा उनके साथ नजर आ रहे हैं और यह तस्वीर हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक है। झुंझुनू के रहने वाले हैं, वकील रहे हैं, गवर्नर रहे हैं।
अब देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं जगदीप धनखड़ साहब, और आज एक बार फिर से एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवा लिया है। अब से कुछ दिन पहले राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ये ऐतिहासिक पल है। आप देखिए, मोदी साहब धनखड़ साहब को गुलदस्ता भेंट कर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। दोनों खुशी खुशी बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जगदीप धनखड़ की जीत पर हरियाणा से लेकर अलग अलग हिस्सों में जश्न का माहौल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनको जीत की बधाई दी है। लेकिन यह तस्वीर बहुत ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है। जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। ये देखिए, ओम बिरला साहब उनको जीत की मुबारकबाद दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और एक एक करके तमाम बड़े नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जीत के बाद जश्न दे रहे हैं। एक के बाद एक तस्वीरें मैं आपको दा रहा हूं। अगली तस्वीरें भी स्क्रीन पर लाइए। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जेपी नड्डा साहब की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मिलकर मुबारकबाद दी है। अर्जुन राम मेघवाल भी आपको नजर आ रहे होंगे। अर्जुन राम मेघवाल आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीर में। उसके अलावा और भी दूसरे मंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पीयूष गोयल भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस जीत पर क्या कुछ कहा है, वो मैं आपको सुनवाता हूं। मित्रों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज श्री जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के हमारे प्रत्याशी थे, बहुत अच्छे बहुमत से, यानी कुल 725 वोट पोल हुए, जिसमें से 528 वोट श्री जगदीप धनखड़ जी को मिले और वो जीत करके और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनके मुकाबले में अल्वा मार्गरेट मैडम को मात्र 182 वोट मिले हैं। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताता हूं कि किस तरीके से उनका सियासी सफर हुआ था। स्क्रीन पर लाइए। 18 मई साल 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में उनकी पैदाइश हुई थी। किठाना में उनका जन्म हुआ 1951 में। जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं धनखड़ साहब। प्रारंभिक शिक्षा उनकी गांव में हुई। साल 1962 में सैनिक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। जयपुर से उन्होंने बीएससी की, भौतिक विज्ञान में उन्होंने पढ़ाई की। राजस्थान विश्वविद्यालय से ही उन्होंने वकालत की, एलएलबी की डिग्री हासिल की। उसके बाद साल 1989 से 91 तक जनता दल से झुंझुनू से सांसद रहे हैं, लंबा। उसके बाद 1993 से लेकर 1998 तक किशनगढ़ से विधानसभा के सदस्य रहे, विधायक रहे। धनखड़ साल 1990 में केंद्रीय मंत्री भी बने थे। 20 जुलाई साल 2019 को धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। ममता बनर्जी के साथ उनकी नोकझोंक की, बयानबाजी की जो खबरें बहुत देखी गई थी, बड़े मशहूर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपने तरीके से, अपने अंदाज में धनखड़ साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। मैं आपको यह बताता हूं कि उपराष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों के क्या क्या उनकी ताकत होती है। स्क्रीन पर लाइए। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति को संविधान दोहरी भूमिका भी देता है। पहले कार्यपालिका के बाद दूसरे मुखिया के तौर पर
उपराष्ट्रपति जाने जाते हैं। दूसरी भूमिका है राज्यसभा के सभापति की, वो सभापति भी होंगे राज्यसभा के। इसके अलावा राष्ट्रपति की अगर अचानक मौत हो जाती है या इस्तीफा हो जाता है तो सारी पावर उपराष्ट्रपति के पास आ जाती है, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अनुच्छेद 65 के मुताबिक ऐसे हालात में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है, यह उनकी ताकत होती है उपराष्ट्रपति की। और यही ताकत एक तरफ राज्यसभा के सभापति और उसके बाद देश के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में 6 ऐसी शख्सियतें हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। लाइए स्क्रीन पर। सबसे पहले राधा कृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। साल 1988 से लेकर 1975 तक राधा कृष्णन जी उपराष्ट्रपति रहे। 2 बार आप उपराष्ट्रपति बने, 1952 से लेकर 1962 तक। उसके बाद 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए थे। इसके बाद जाकिर हुसैन साहब साल 1962 से लेकर 1967 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। इसके अलावा 1967 में देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए थे जाकिर हुसैन साहब। सबसे कम वक्त तक देश के राष्ट्रपति का खिताब भी रहने का इन्हीं के नाम है, जाकिर हुसैन साहब के। 1967 में देश के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए वीवी गिरी साहब, 1989 से लेकर 1980 तक। साल 1959 में कार्यवाहक और देश के चौथे राष्ट्रपति बने वीवी गिरी साहब, 1969 में। उसके बाद आर वेंकटेश्वरन 1984 में देश के 7वें उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद 1987 से लेकर 92 तक देश के 8वें राष्ट्रपति भी आप रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर शंकर दयाल शर्मा जी का। 1918 से लेकर 1999 तक 1987 में 8वें उपराष्ट्रपति बने शंकर दयाल शर्मा जी। और उसके बाद 1992 में देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं शर्मा जी। के आर नारायण साहब साल 1992 में 9वें उपराष्ट्रपति बने हैं। यह इतिहास है हमारे देश का कि अभी तक कितने लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा के आर नारायण साहब 1997 से देश के 10वें राष्ट्रपति बने। ये अभी तक आजादी के बाद से हमारे देश में कौन कौन उपराष्ट्रपति कौन कौन राष्ट्रपति बने उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। लगातार ये बता रहा था कि अभी तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे हैं। जी हां, मैं आपको बताता हूं कि अब तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति बने। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, किसके शासनकाल में कब क्या हुआ, कब तक रहा, वो मैंने आपको दिखाया। आप देखिए, जो लगातार मैं आपको बताता रहा था वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, लाइए स्क्रीन पर। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 13 मई 1992 से लेकर 12 मई 1962 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक रहे। वीवी गिरी साहब 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहे, 69 तक रहे। गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक रहे। वीडी जति साहब 31 अगस्त 1974 से लेकर 30 अगस्त 1979 तक आप भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद एस हिदायतुल्लाह साहब भी
31 अगस्त से लेकर 1979 से लेकर 30 अगस्त 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। आर वेंकटेश्वरन 31 अगस्त 1994 से लेकर 24 जुलाई 1987 तक रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा वो भी 3 सितंबर 1987 से लेकर 24 जुलाई 1992 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। के आर नारायण साहब भी 21 अगस्त 1992 से लेकर 24 जुलाई 1997 तक हमारे देश के भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है श्रीकांत जी का, जो 31 अगस्त 1997 से लेकर 27 जुलाई 2002 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। लाइए स्क्रीन पर और भैरव सिंह शेखावत साहब 19 अगस्त 2002 से लेकर 21 जुलाई 2007 तक ये हिंदुस्तान के भारत के उपराष्ट्रपति रहे। हामिद अंसारी साहब 11 अगस्त 2007 से लेकर 10 अगस्त 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे। एम वेंकैया नायडू जो मौजूदा वक्त में 11 अगस्त 2017 से अब तक देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं और राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देश की जो नौजवान पीढ़ी है उनको ये पता होना चाहिए कि कब कब हमारे देश के कौन राष्ट्रपति कौन उपराष्ट्रपति रहे, क्योंकि राष्ट्र को जानना बेहद जरूरी है। देश को यह जानना बेहद जरूरी है कि कम से कम हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इतिहास पता होना चाहिए। 15 अगस्त नजदीक आने वाला है, साथ ही आजादी की वर्षगांठ मनाने की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में लोग जश्न में डूबने लगे हैं। पूरा हिंदुस्तान हर घर तिरंगा की तैयारी में जुट गया है। अभी लोग खरीदारी कर रहे हैं तिरंगे की, अपने घर पर लगा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में लगा रहे हैं। बाजार से तिरंगे की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। पोस्ट ऑफिस में भी काम कीमत पर तिरंगा आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस शानदार लम्हे को केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए मनाने का फैसला किया है। 13 से 15 अगस्त तक 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य हमारे देश में रखा गया है। हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र के इस कार्यक्रम को विपक्षी नेता आड़े हाथों ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब इसको लेकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, मैं सबको सावधान करना चाहता हूं कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ साथ ऐसी घटना भी करा सकती है जिससे समाज में दूरी बच जाए। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अखिलेश यादव के बयान से उनकी मानसिकता पता चलती है। कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था। लेकिन आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उनसे देखा नहीं जा रहा और इसीलिए दंगे की याद आ रही है। लेकिन तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार को होगी आपसे मुलाकात।